Good morning, all of you, and welcome again to our physics class. And that physics class is Jagat Sir Physics class, and we always say कि finest and easiest way to learn the concepts of physics. Student, today we have the target. That target is for friction topic, and we will also deal with some numericals based on friction. देखो बच्चों, ये ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनको बहुत ही इजीली आप प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे, ना ही ये आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टी कभी पैदा करने वाले हैं। ठीक है, तो आप ये मान के चलें कि अगर आपने इनको स्टेप टू स्टेप पढ़ा तो फिर आपके लिए ये बहुत इजी हो जाएंगे और आपके टिप्स वे भी हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने कल फ्रिक्शन स्टार्ट किया था। फ्रिक्शन का क्या मतलब होता है? देखो, मैंने कहा था बच्चों, देखो फ्रिक्शन को जब हम पढ़ते हैं 9th 10th तक तो हम कहते हैं कि भी मैं साइकिल चला रहा था, ठीक है, और साइकिल के पैडल मैंने मारने बंद कर दिए, तो मैं क्या देखता हूं कि कुछ टाइम के बाद साइकिल रुक जाता है। तो वो रुकी हुई साइकिल से हम मोस्ट प्रोबेबली फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट बनाते हैं। फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट कैसे बनाते हैं कि एक सरफेस दूसरी सरफेस पे मूव करने की कोशिश कर रहा है। दैट मींस देयर इज रिलेटिव मोशन, है ना। वहां पे क्या हुआ? रिलेटिव मोशन हुआ, एक सरफेस के विद रिस्पेक्ट दूसरे सरफेस का मूव करना या फिर करने की कोशिश करना, है ना, यही हुआ। तो मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाता इन चीजों को, और मैं कहता हूं कि फ्रिक्शन क्या चीज है। अगर मेरे को कहे कि फ्रिक्शन क्या चीज है, फ्रिक्शन, मैं तो ये कहता हूं कि फ्रिक्शन वो चीज है जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। रिलेटिव मोशन को जो करेगा अपोजिंग फोर्स जो ऑफर करेगा वही कहलाएगा क्या? फ्रिक्शन। ठीक है ना, जो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा वही क्या कहलाएगा? फ्रिक्शन कहलाएगा। और अब मैंने उसमें एक अच्छी बात भी ये सीखी कि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो कॉन्टेक्ट सरफेस के हमेशा कैसी होती है? टेंजेंशियल होती है। कॉन्टेक्ट सरफेस के हमेशा कैसी होती है? टेंजेंशियल होती है। कैसे टेंजेंशियल होती है? एक बार मैं पानी पी लूं फिर बताता हूं। कल भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि भाई हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है ऑब्जेक्ट ए ऐसे, और दूसरा है मेरे पास ऑब्जेक्ट बी ऐसे ऐसे। ये मेरे पास है ए ऑब्जेक्ट, ये है मेरे पास बी ऑब्जेक्ट। मान लो हमने इसको इस डायरेक्शन में चलाने की कोशिश करी, और कोशिश करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। दिस इज एफ अप्लाइड। एफ अप्लाइड, मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाने की कोशिश करी। तो अब आपसे पूछूं कि फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो आप फटाक से आंसर कर दोगे कि सर ए के लिए फ्रिक्शन जो होगा वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। कहां होगा? ये कॉन्टेक्ट सरफेस है, इसका टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, टेंजेंशियल होगा, और ये होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ए ड्यू टू बी। बी ऑफर करेगा ए के ऊपर, है ना। ये है फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ए। दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। देखो बेटा, सिंपल सी बात है, अगर ये आगे इधर मूव करने की कोशिश कर रहा है तो ये सरफेस क्या करेगा? ये सरफेस कहेगा कि तू पीछे चला जा। ठीक है, अब देखो, जैसा कि हम बात करते हैं, न्यूटन बाबा कहते हैं कि फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। न्यूटन का थर्ड लॉ आपको ये बात बताता है। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि फोर्सेस है ना, सिंगल कभी एग्जिस्ट नहीं करती, हमेशा जोड़ों में एग्जिस्ट करती है, पेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो यहां फ्रिक्शन फोर्सेस भी क्या पेयर्स में एग्जिस्ट करती हैं? देन आंसर इज यस, फ्रिक्शनल फोर्सेस आल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। ठीक है, तो यानी कि अब ए के ऊपर लगाया बी ने, तो बी के ऊपर भी तो लगाएगा ए। अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसके मोशन से अपोजिट होगी उसकी डायरेक्शन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए। दिस इज
force of friction on B due to A, force of friction, force of friction। देख लो भाई, अगर ये हाँ ये आ नहीं रहा ना, फोर्स ऑफ एफ बी ए तो दिख रहा होगा आपको, अगर नहीं दिख रहा तो मैं दोबारा से बना देता हूं। ये दिस इज एफ बी ए एंड दिस इज force of friction on B due to A, due to A, this is the funda, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, ये फ्रिक्शन के बारे में कुछ बेसिक बातें हैं। फ्रिक्शन के बारे में एक बेसिक बात है कि रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन, फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा अप्लाइड फोर्स से अपोजिट होती है, ठीक है। और फ्रिक्शनल फोर्सेस भी पेयर्स में एग्जिस्ट करती हैं, और फ्रिक्शनल जो फोर्स होगी वो ऑलवेज टेंजेंशियली एक्ट करेगी टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। दिस इज द थिंग व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड। ओके स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं कि फ्रिक्शन कितने तरह का होता है। देखो वैसे तो आपकी जब प्रदीप की आप बुक में पढ़ोगे तो फ्रिक्शन के टाइप आपको ऐसे बताए जाएंगे, एक तो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक के दो होते हैं, एक होता है रोलिंग और एक होता है स्लाइडिंग। देखो मैं आपको बता रहा हूं सीधी बात, जैसे कि अगर मैं फ्रिक्शन को स्टडी करता हूं आपकी बुक के अकॉर्डिंग, फ्रिक्शन को मैं स्टडी करता हूं तो मैं कहता हूं एक है मेरे पास स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू होती है बेटा वेरिएबल, ये होता है सेल्फ एडजस्टिंग, ये अपने आप को एडजस्ट करता है। और ये होता है, एक होता है आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग का मतलब होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग का मतलब होता है ये है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, इसके बाद ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा, इससे पहले ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में रहेगा। और थर्ड जो है दैट इज यहां पे लिखना पड़ेगा उसको, काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन के दो टाइप हैं, एक है रोलिंग फ्रिक्शन और दूसरा है हमारे पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एक है रोलिंग और दूसरा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, है ना। ये है आपके पास पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा फ्रिक्शन के बारे में। लेकिन अब हमें क्या स्टडी करना है, बेसिकली जब फिजिक्स में आप स्टडी करते हो तो आपके पास स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन की बहुत ज्यादा बातें होती हैं। लिमिटिंग की बात मैं बीच में ही इंट्रोड्यूस कर दूंगा। कैसे इंट्रोड्यूस कर दूंगा, चलो उस पर भी बात करते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ आप एक बार नोट कर लीजिए, आपका बेसिक बना देगा ये, ठीक है। और अब हम बात करते हैं स्टैटिक और काइनेटिक की, जिसमें काइनेटिक मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगा। अब देखो मैं स्टैटिक और काइनेटिक की बात करता हूं, मैं स्टैटिक और काइनेटिक की बात करूंगा, ठीक है। और स्टैटिक और काइनेटिक में ही कहीं ना कहीं मैं लिमिटिंग की भी बात कर जाऊंगा, ठीक है। आप ये सब कुछ नोट कर लीजिए। आज का हमारा टारगेट क्या है, स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन को पढ़ना, उस पर कुछ एक न्यूमेरिकल्स बनाना हमारा टारगेट है, ठीक है। इस टारगेट की तरफ हम लगातार बढ़ रहे हैं, ठीक है, और कोशिश कर रहे हैं कि टारगेट पे पहुंच जाएं, ठीक है। तो मैं ये सब कुछ रब करने वाला हूं भाई, ओके। जगह पूरी होनी चाहिए ना हमारे पास। अब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो फिर ठीक है, जगह की कमी नहीं पड़नी चाहिए। देखिए जी, हमारे पास आर्टिकल क्या है, मैंने यहां पे दो फ्रिक्शन लिए हैं। एक मैंने लिया है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक मैंने लिया है क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन।
स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? जैसे कि बच्चों ये दीवार है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पे इसको धक्का देना स्टार्ट कर देता हूं, तो क्या ये दीवार हिल जाएगी मेरा धक्का देने से? देन आंसर इज नो। यानी कि इसकी अपोजिंग फोर्स मेरी अप्लाइड से क्या है, ज्यादा है, तभी नहीं हिल रही। अदरवाइज यहां पे एक चेयर रखी है, मैं उस चेयर को धक्के देता हूं तो वो चेयर चलने लगती है। दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। चलना मींस काइनेटिक। देखो बेटा, बिल्कुल जनरल बातें मैं कर रहा हूं, जनरल बातों से ही मैं बड़ी बातें निकाल के लेके आऊंगा। ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इस पार्ट को आप बड़े ध्यान से देखिए। इतनी मतलब बेसिक बात है कि मतलब आप पूछ नहीं सकते। जैसे कि मैं स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में लिखने वाला हूं, तो स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में मैं लिखता हूं कि when there is a tendency, यहां पे केवल और केवल क्या है, टेंडेंसी है ऑफ रिलेटिव मोशन। व्हेन देयर इज ए टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन केवल टेंडेंसी है, मोशन में नहीं है। स्टैटिक का मतलब है ऑब्जेक्ट हमारा कहां किसमें है, रेस्ट में है ना। यहां पे ऑब्जेक्ट किसमें होगा, रेस्ट में होगा। मैं आपको एक स्टैटिक फ्रिक्शन की अच्छी बात बता दूं कि इसकी वैल्यू जो होती है वो वेरिएबल होती है। इसकी वैल्यू जो होगी वो वेरिएबल होगी और अपने आप को एडजस्ट भी करती होती है, सेल्फ एडजस्टेबल होती है, सेल्फ एडजस्टेबल ये अपने आप को एडजस्ट भी करती है। अब कैसे एडजस्ट करती है, इसका एग्जांपल ये दीवार है, जैसे मैं इस दीवार को धक्का मार रहा हूं हल्का सा, तो ये अपोजिंग फोर्स उतनी ऑफर करती हुई तभी ये हिलती डुलती नहीं है। भाई मान लो मैंने ये फोर्स लगाई इतनी, इसने अपोजिंग फोर्स ज्यादा लगा दी, तो ये दीवार मेरी तरफ आ जाएगी। फिर तो ऐसा होता है कभी? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मैं जितनी फोर्स अप्लाई कर रहा हूं उतनी ही ये मेरे पे वापस ऑफर कर रहा है। दैट्स व्हाई दिस वॉल इज नॉट इन मोशन। अदरवाइज तो ऐसा हो कि मैं लगाऊं, ये मेरे से भी ज्यादा लगा दे, आगे आगे खड़ा हो जाएगा दीवार, है? ऐसा होता है कभी? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन है और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कैसी होती है, एडजस्टेबल होती है, एडजस्टेबल होती है। ये बात आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखनी है बच्चा पार्टी, ठीक है? क्योंकि इस बात का यूज कहीं ना कहीं मैं न्यूमेरिकल्स में करूंगा डालने से, ठीक है? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। अब देखो बेटा, अब बात आती है काइनेटिक फ्रिक्शन की। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या है? When there is kinetic friction comes into play when there is relative motion। अरे सच में जब रिलेटिव मोशन होगा तब किसका कॉन्सेप्ट आएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आएगा। When there is relative motion, यानी कि अब तो सच में मोशन हो रहा है, ठीक है? यानी कि अब देखो काइनेटिक फ्रिक्शन की क्या बात आ गई कि जब एक सरफेस दूसरे सरफेस पे मूव कर रहा है, इन दैट सिचुएशन द कांसेप्ट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन विल कम्स इनटू प्ले, है ना? अब देखो, अब बातें करते हैं, आगे बढ़ाते हैं इसमें। एक बात कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, ठीक है ना? इट हैज कांस्टेंट value and does not depends on speed, depends on speed। ये स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा, इसकी कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है? अब तीसरी और अच्छी बात यहां पे क्या है कि काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसको मैं Fk से डिनोट करने वाला हूं, दिस इज kinetic friction is directly proportional to normal reaction and normal reaction always acts perpendicular to the contact surface, always acts perpendicular to the contact surface। भाई आपका contact surface ये है तो इसका perpendicular हो जाएगा ऐसे, अगर contact surface आपने टेढ़ा कर दिया तो ऐसे हो जाएगा, टेढ़ा ही हो जाएगा। मतलब नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर एक्ट करेगा
टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। कॉन्टैक्ट सरफेस का हमेशा कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर ही रहेगा। ये बातें आप नोट कर लो, अच्छी अच्छी बातें हैं ये ऐसी बातें नहीं है ना। तो मैंने क्या कहा कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, है ना। अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट कांस्टेंट इज म्यू के और इनटू नॉर्मल रिएक्शन, एंड वेयर म्यू के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। म्यू के को मैंने क्या कहा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी and known as kinetic friction। इसको काइनेटिक फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है, म्यू के इंटू एन। और ये डिपेंड करता है सरफेस ऑफ कांटेक्ट पे, ये बात भी लिख लो, अच्छी बात है ये। दिस डिपेंड्स ऑन surface of contact पे ये डिपेंड करता है बच्चों, कौन, काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब देखो आगे हम चलते हैं, मैं एक न्यूमेरिकल लेके आता हूं, ठीक है, और उस न्यूमेरिकल से हम देखते हैं कि वहां पे हम कैसे निकाल सकते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, कैसे हम निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आता हूं। मेरे पास है कितना केजी का मास लूं मैं ले लेता हूं 2 केजी का मास। ये देखो भाई, मैं 2 केजी मास ले रहा हूं, 2 किलोग्राम इस सरफेस पे मैंने रखा है, और मैं मान रहा हूं कि ये चल रहा है, ठीक है, ये चल रहा है, और यहां पे मैंने फोर्स लगाया है 30 न्यूटन का फोर्स लगा दिया मैंने, ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के मैंने आपको दे रखा है 0.4 दे दिया, मान लो, चलो 0.4 दे देता हूं, ठीक है, 0.4 मैंने आपको दे दिया काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट, ठीक है। तो फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सेलरेशन, आपको ऐसे दिया जाएगा, फाइंड एफ के, ऑल्सो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, मास 2 kg। देखो बहुत ही सिंपल है बेटा, कैसे आप कैलकुलेट करोगे, कैसे इसके साथ वर्क करोगे। सबसे पहले देखो बच्चों कि इसके पास है 2 kg मास है, तो इसका वेट कितना होगा, वेट होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि इसका वेट दैट एक्ट ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, दिस इज 2g, 2 into g, m into g होता है, तो m कितना है 2, तो 2g का मतलब क्या है, 2 into g की वैल्यू मैं 10 ले रहा हूं, दिस इज 20, वेट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन ही होती है, 20 न्यूटन नीचे एक्ट कर रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन कहां होगा, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस मींस दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब ये कहां, इस पे क्या है, कैसा है, जितना एक्शन कर रहा है उतना रिएक्शन कर रहा है, मींस n is equal to 2g means 20 न्यूटन, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 20। मेरे को क्या चाहिए, f के क्या होता है, f के मेरे को निकालना है, मैं यहां निकाल लेता हूं, तो f के is equal to म्यू के into नॉर्मल रिएक्शन। म्यू के मैंने आपको बताया था कितना 0.4, नॉर्मल रिएक्शन कितना है 20, दिस इज 8 न्यूटन। अब इसका क्या मतलब है, इसका मीनिंग है कि काइनेटिक फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है वो ऐसी डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन से अपोजिट। अब F के कितना लग रहा है 8 न्यूटन, आपने कितना फोर्स लगा रखा है, आपने लगा रखा है 30 न्यूटन का फोर्स, ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में कितना लग रहा है 8 न्यूटन का फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आ गया, रिजल्टेंट फोर्स F रिजल्टेंट आपके पास आ गया 30 - 8,
दैट इज 22 न्यूटन। अब फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है ब्लॉक का? 2 kg, शायद 2 kg ना, हाँ 2, और इनटू एक्सेलरेशन। तो आपके पास यहां से एक्सेलरेशन कितना आ गया? 22/2, दिस इज 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्लीज नोट इट डाउन, इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल के ऊपर बेस होके हम आगे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ठीक है? तो आप टेंशन ना लें, हम बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे। अब देखो, अब हमने फोर्स लगाया था कैसा? हॉरिजॉन्टल। अब मैं फोर्स ऐसा लगाऊंगा जो इंक्लाइंड होगा, ठीक है? और इंक्लाइंड होगा, और अब हम चेक करेंगे कि हमारा मोशन, हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में है कि नहीं है, और वैल्यूज भी हम कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है? तो ये सब कुछ मैं रब करने वाला हूं। अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है? चलो रब कर देता हूं मैं ये, और आगे न्यूमेरिकल आपको बताता हूं और कैसे आपको सोल्व करना है। देखिए, अब तक तो था आपने हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रखी है 30 न्यूटन, ध्यान से देख लो, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा कि मैं फोर्स को इंक्लाइन मैनर में लगाऊंगा, जैसे कि वो हॉरिजॉन्टल के साथ मान लो एंगल बनाएगा, कुछ भी एंगल ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है? मैं आपको एक बार डेमो ही दे रहा हूं, तो इस तरह के न्यूमेरिकल बना सकता है कोई भी, ठीक है? तो कैसे हमें उनके साथ वर्क करना है देखिए। वैसे मैं अब जो एंगल लूंगा वो इजी एंगल लूंगा ताकि मेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? तो मैं कैसे काम करूंगा, देखो भाई, मेरे पास है एक 4 kg का ब्लॉक, मान लिया मैंने 4 kg का ब्लॉक, ऐसे उसको एक सरफेस पे रखा है ऐसे, ठीक है? हम मान लेते हैं कि वो मोशन में है। अब वो मोशन में है तो इसके लिए जरूरी क्या होता है कि आपने जो अप्लाई किया है फोर्स, वो किससे बड़ा आना चाहिए? काइनेटिक फ्रिक्शन से बड़ा आना चाहिए। आपको मेंशन होगा ये चीज। मान लीजिए यहां पे आपको फोर्स लगा के दे रखा है, दिस इज 10√2 न्यूटन, है ना? और वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाता है, मान लीजिए कितना? 45 डिग्री। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाता है 45 डिग्री, और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आपको दे रखा है, म्यू के की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 0.2 आपको उसकी वैल्यू दे रखी है म्यू के की। और ये मास है आपके पास, कितना ले लेते हैं इसको? मान लीजिए ये मास है आपके पास 3 किलोग्राम, 3 kg का मास है, ठीक है? तो आपको लिखा जाएगा कि फाइंड एफ के एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, फाइंड एफ के and acceleration of block find fk and acceleration of the block। देखो आप काम कैसे करोगे, यहां पे कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब ट्विस्ट कैसे है, चलो चेक करते हैं। भाई एक दो पेन और ले लेता हूं। अच्छा देखो जी, ये है आपके पास 10√2, ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाता है। इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लो आप। एक कंपोनेंट तो ये हो जाएगा जिसके साथ होता है एंगल, उसको मिलता है cos कंपोनेंट, तो 10√2 cos 45 डिग्री, है ना? और दूसरा बन गया ये इसका परपेंडिकुलर। ये क्या बनेगा? एंगल से परे क्या बनता है? 10√2 sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री। दोनों को सोल्व कीजिए, cos और sin दोनों की वैल्यू 45 पे सेम होती है, 1/√2 होती है, तो ये हो गया आपके पास 10 न्यूटन, और ये भी आपके पास क्या हो गया? 10 न्यूटन, ठीक है ना? अब देखो बच्चों, इसके पास है 3 kg का मास, तो इसका वेट कहां एक्ट करेगा? वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, देन दिस इज 30 न्यूटन हो गया, m into g, मास है 3, g की वैल्यू मैंने 10 ले ली तो 30 हो गया। और normal reaction always acts perpendicular to the surface of contact, that is this is the normal reaction। अब देखो भाई, नॉर्मल रिएक्शन का साथ देने के लिए दो फोर्सेस आ गई, ठीक है? नॉर्मल रिएक्शन के साथ एक ये होगा, एक ये होगा। कैसे होंगे ये साथ? चलो हम बातें करते हैं। एक हमारे पास यहां लग रही है नॉर्मल रिएक्शन,
यहां पे लग रही है 10 न्यूटन की फोर्स और नीचे है कौन 30 न्यूटन। तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को क्या करेंगे बैलेंस करेंगे। अब कौन n प्लस 10 इज इक्वल टू कितना होगा 30, यानी कि n इज इक्वल टू 30 माइनस 10 दिस इज 20, यानी कि n की वैल्यू नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई आपके पास 20 न्यूटन। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं कि कह देते हैं कि सर जी n इज इक्वल टू तो mg होता है, आप सीधा लिख दो ना n इज इक्वल टू mg। देखो बच्चों हर सिचुएशन में यही बात अप्लाई नहीं होती। n इज इक्वल टू mg, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज नॉट एप्लीकेबल हियर, है ना। तो यानी कि n इज इक्वल टू mg आप डायरेक्ट कभी ना लिखें, ये बात आप स्पेशली याद रखें कि n इज इक्वल टू mg हर सिचुएशन में अप्लाई नहीं होता। जैसे कि मैंने ये सिचुएशन दी, यहाँ पे n इज नॉट इक्वल टू mg, है ना, n तो यहाँ पे mg के बराबर नहीं है इस सिचुएशन में, ठीक है। तो उस सिचुएशन आपको बताएगी कि n की वैल्यू mg है या mg से बड़ी है या mg से छोटी है। ओके गाइस, ओके। अब देखो बेटा n इज इक्वल टू क्या है आपके पास 20, तो अब आपको क्या निकालना है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है म्यू के और इनटू नॉर्मल रिएक्शन। तो म्यू की वैल्यू कितनी है 0.2, नॉर्मल कितना है 2, 20, दिस इज कितना आ गया 4 न्यूटन। अब बताओ मुझे 4 न्यूटन कहां लगेगा, 4 न्यूटन उससे ऑपोजिट लगेगा, लगेगा दिस इज द 4 न्यूटन, लगेगा ना। और उस डायरेक्शन में कितना लग रहा है 10 न्यूटन। तो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स कितना आया, ये 10 न्यूटन, हॉरिजॉन्टल में 10 न्यूटन, ये हॉरिजॉन्टल में कितना 4 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना है F रिजल्टेंट इज इक्वल टू 10 माइनस 4 दिस इज 6 न्यूटन। अब फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स है 6 डिवाइड बाय मास, मास कितना है 3, this is 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, this is the acceleration of the block। ये एक्सेलरेशन है बेटा ब्लॉक का, आप इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर ले, बहुत काम आने वाली बात है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब मैं फिर एक बात आपके सामने घुमा के रख रहा हूं, ठीक है, और वो घुमाने वाली बात क्या है, देखो ये न्यूमेरिकल आप मेरे को सॉल्व करके दिखाओगे। जितने भी बच्चे यहाँ पे लाइव पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे बच्चे मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे ये चीज। ये है आपके पास 4 kg का ब्लॉक, आप ध्यान से देख लेना। ये है आपके पास 4 किलोग्राम 4 kg का ब्लॉक। अब आपने फोर्स, अब आपने यहां ऐसे लगाई थी, अब आप ऐसे लगा रहे हो फोर्स, कैसे, ऐसे। देखो बच्चों अब आप फोर्स लगा रहे हो ऐसे, ऐसे, है ना। अब फोर्स आपकी मान लेते हैं वही ले लेते हैं, यहां पे चलो 20 अंडर रूट 2 ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है 20 अंडर रूट 2 ले लेते हैं। और ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बना रही है ये फोर्स, दिस इज 45 डिग्री, ठीक है। और मैंने कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आपको दे रखा है, दैट इज 0.3, म्यू के इज इक्वल टू 0.3। तो फाइंड कीजिए, फाइंड एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आप फाइंड कीजिए और काइनेटिक फ्रिक्शन आप फाइंड कीजिए। चलो बच्चों स्टार्ट हो जाओ, चैट बॉक्स में आ जाओ और चैट बॉक्स में आके आप मेरे को बताओ कि क्या होगी वैल्यू एफ के की और क्या होगी वैल्यू एक्सेलरेशन की, ठीक है। बताओ मुझे क्या वैल्यू होगी। पीछे वाला ही कॉन्सेप्ट है, सेम रिपीट करना है आपको। फटाफट से आंसर बता दो मेरे को इसका। तब तक मैं जगह बना लेता हूं, ये वाला रब कर देता हूं। वैसे ये वाला आपको काफी हेल्प करता नहीं, आप कट कॉपी पेस्ट कर सकते थे, तो मैंने ये सपना आपका कर दिया खराब कि आप
इसको कॉपी मार देते हैं। अच्छा जी, चलो अब आंसर आया किसी का? आंसर आया, फ्रिक्शन फोर्स इज 6 न्यूटन। गुरलीन कोर, सॉरी गुरलीन कालकट। बेटा मेरे को ना सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं होती मेरे से वर्ड्स की, थोड़ी सी सॉरी बेटा इसके लिए। गुरलीन का आया है 6 न्यूटन, अमरवीर 6 न्यूटन, देवेंद्र 6 न्यूटन, निधि जेके इज एफके इज 6 न्यूटन, निधि 6, महक 6, हरमनप्रीत सिंह 6, हरलीन 6, सभी का 6 आ रहा है आंसर। फिर तो चेक करना पड़ेगा भाई 6 आंसर है क्या? चलो चेक करते हैं भाई। चलो जी, आप देखो एक बात, यहां पे ये फोर्स ऐसे लग रही है, ऐसे देखो मैंने यहां पे डायरेक्शन मेंशन कर रखी है, ऐसे फोर्स लग रही है, ऐसे फोर्स लग रही है। तो इसको पीछे बढ़ाओ, पीछे बढ़ाओगे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आपने अप्लाई करी है कितनी? 20√2, है ना। अब ये 45 डिग्री का एंगल है, इसका मतलब है कि हमारे पास क्या होगा, कैसे हम बात करेंगे, ये अगर 45 का हुआ तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब ये जो एंगल होगा ये भी क्या होगा, 45 डिग्री का होगा। दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये आपके पास आ गया 20√2 cos 45 डिग्री, और ये आपके पास आ गया क्या, 20√2 sin 45 डिग्री। cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? cos 45 डिग्री यानी कि ये आपके पास कंपोनेंट था 20√2 cos 45 डिग्री। तो 20√2 cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो ये आपके पास आ गया 20 न्यूटन का फोर्स इधर ऐसे ही ये भी आपका क्या आ जाएगा 20। अब देखो बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एक्स परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। अब डायग्राम को आप बहुत इजी तरीके से लिखो, ये आपके पास है नॉर्मल रिएक्शन, नीचे आपके पास काम कर रहा है कौन, 20 न्यूटन का फोर्स अभी निकाला है, और वेट भी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो वेट होता है 4g, g की वैल्यू होती है 10, दिस इज 40 न्यूटन। अब बैलेंस कर दीजिए सभी फोर्सेस को, क्योंकि ये बैलेंस करनी है। तो n इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, 40 प्लस 20, दिस इज 60 न्यूटन। न्यूटन लिख देता हूं ताकि आपको पता लगे कि ये नॉर्मल रिएक्शन वाला है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, काइनेटिक फ्रिक्शन Fk इज इक्वल टू म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन। तो म्यू के आपके पास कितना है, 0.3 और इनटू 60, दिस इज 18 न्यूटन। कितने बच्चों ने निकाला था, 18 न्यूटन किसी का आया है, मैं देखता हूं, चेक करता हूं। हाँ जी, हरलीन चैल का आया है 18 न्यूटन, दविंदर 4.6। ये क्या निकाल दिया बेटा, एक हरलीन चैल का आंसर बिल्कुल सही आया है, बाकी आंसर सभी बच्चों के गलत हैं। हाँ, बाकी सभी बच्चों के गलत हैं आंसर। हरलीन चैल, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, आपका आंसर एग्जैक्ट है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देखो बच्चों, अब इसी डायग्राम में ध्यान से देखो कि हॉरिजॉन्टल में फोर्स कितना लग रहा है, दैट इज 20 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल में फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, और फ्रिक्शन कितना है, काइनेटिक फ्रिक्शन है 18 न्यूटन। तो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स कितना आ गया, 20 माइनस 18, दैट इज 2 न्यूटन, है ना। अब फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास 4 किलोग्राम इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 डिवाइड बाय 4 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका फाइनल आंसर है किसके लिए, काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए। ठीक है, अब बात आती है, देखिए अब तक हमने जो बातें करी हैं वो काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में बातें करी। देखो बच्चों, एक न्यूमेरिकल मैं आपको और भी बना के दे रहा हूं अपने आप से, ठीक है, और आप मेरे को चेक करके बताना कि यहां पे Fk एंड एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी।
देखो आप ना सही से लॉजिक बिल्कुल सही लगाना है आपको, ये बात याद रखना आप कि आपका लॉजिक खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका लॉजिक सही है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने में। मान लो कि ये है आपके पास, मान लीजिए ये 2 किलोग्राम का ब्लॉक है आपके पास, ठीक है। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मैंने आपको दे रखी है, म्यू के काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट मैंने आपको दे रखा है 0.4 दे दिया मान लीजिए आप, और यहां पे मैंने 50 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रखी है, और 50 न्यूटन की फोर्स मैं थोड़ा सा ऐसे अप्लाई कर देता हूं, ऐसे, दिस इज 50 न्यूटन, 50 न्यूटन जो यहां इसके साथ एंगल बनाती है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है बच्चे। और ये मास मैंने आपको दे दिया 5 केजी, 5 किलोग्राम मास मैंने आपको दे दिया, ठीक है। तो फाइंड कीजिए आप, फाइंड काइनेटिक फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। देखो लॉजिक सही लगाना है आपको, ठीक है। पहले सबसे बड़ी बात क्या है, आपका लॉजिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कैसे क्लियर होगा, देखो सुनो मेरी बात, जो भी बच्चे थोड़े पजल हैं वो सुन लो। पहले 5 किलोग्राम मास, मास है तो वेट होगा, वेट क्या होता है m इंटू जी, यही होता है ना वेट, वेट होता है m इंटू जी। अब मास है आपके पास 5 और इंटू जी, तो g की वैल्यू मैं लेता हूं 10, तो ये बन जाता है वेट कितना था 50, वेट की यूनिट भी हमेशा न्यूटन होती है। और वेट के बारे में ये बात भी याद रखिए कि इट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, इट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, इट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, ठीक है। तो यानी कि यहां पे 50 न्यूटन की डायरेक्शन ये बन गई, बन गई। और नॉर्मल रिएक्शन जो होती है वो कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, कॉन्टेक्ट सरफेस कौन सा है, ये वाला कॉन्टेक्ट सरफेस है, इसका परपेंडिकुलर, ये देखो, ये दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना। ये नॉर्मल रिएक्शन है, आज मैं इसको आर से डिनोट कर रहा हूं, आर बी द नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, आरएक्शन लिख रहा हूं, रिएक्शन समझ लेना इसको। अब देखो अब बात आती है इस शापे की जिसमें हमने कहा 50 न्यूटन हमने लगाया 30 डिग्री एंगल बना के, तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग कितनी फोर्स आएगी इसकी, इसकी हॉरिजॉन्टल के अलोंग आ जाएगी 50 cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2, यानी कि 50 √3/2, यानी कि 25 √3 न्यूटन, इतनी फोर्स आएगी हॉरिजॉन्टल के अलोंग। और वर्टिकल के अलोंग इसका एक कंपोनेंट कहां जाएगा, यहां पे जाएगा, यहां पे कितना आएगा 50 sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री वैल्यू होती है 1/2, तो 50 into 1/2 दिस इज 25 न्यूटन। अब इन सभी फोर्सेस को अलग लेके आ जाओ, अलग लेके आओगे तो आपके पास एक तो रिएक्शन है R, ठीक है, एक है आपके पास 25 न्यूटन की फोर्स जो ऊपर एक्ट कर रहे हो, नीचे कौन है, नीचे है कितना 50 न्यूटन, 50 न्यूटन, ठीक है। तो अब दो फोर्स मिलेंगी, कौन कौन, R प्लस 25 ऊपर ऊपर एक्ट कर रही है, और नीचे कौन है 50, तो R इज इक्वल टू कितना है 50 माइनस 25, तो 25 न्यूटन आ गया, नॉर्मल रिएक्शन आ गया। अब आपके पास है काइनेटिक फ्रिक्शन की फोर्स जो होती है म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन, अब आपने लिया R, अब म्यू के मैंने आपको कितना दे रखा है 0.4, और R की वैल्यू कितनी है 25, है ना 25, तो ये कितना हुआ 25 4 जा 100, यानी कि 10 न्यूटन आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया। अब देखो काइनेटिक फ्रिक्शन कहां एक्ट करेगा, मोशन से अपोजिट, मोशन से अपोजिट कितना है 10 न्यूटन, और इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है ये वाला, ये वाला हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 25 √3, 25 √3, है ना। तो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स कितना आ गया, F रिजल्टेंट इज इक्वल टू 25 √3 माइनस 10। आगे आपको क्या चाहिए, आपको एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन क्या होता है रिजल्टेंट फोर्स डिवाइड बाय मास,
रिजल्टेंट फोर्स है 25 अंडर रूट 3 माइनस 10 और मास हमने कितना लिखा है 5 kg डिवाइड बाय मास, तो 5 5 जा 5 अंडर रूट 3 माइनस 5 2 जा। दिस इज द resultant acceleration meter per second square. This is the way, student, we can deal with the numerical that are based on kinetic friction. ठीक है, ये वो वे है जिसमें हम डील कर सकते हैं इन न्यूमेरिकल्स के साथ। आप देख रहे हो कि ये न्यूमेरिकल्स बहुत ही ज्यादा इजी हैं और ये न्यूमेरिकल कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट को भी बहुत अच्छा बना देते हैं। तो स्टूडेंट, हम ऐसा काम क्यों ना करें जिससे हमारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाएं। ठीक है, तो आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, देखते रहिए। मैं आपके कॉन्सेप्ट को इतना क्लियर कर दूंगा कि उसमें डाउट वर्ड ही नहीं रहेगा वहां पे। ठीक है, तो आप, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, साथ साथ आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मेरे साथ जुड़ के एफर्ट्स करो बच्चों। अगर आप एफर्ट्स कर रहे हो तो एफर्ट कभी किसी के खराब नहीं जाते, बस उनकी डायरेक्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारी डायरेक्शन बहुत अच्छी है, हम बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो मेरे साथ जितने भी बच्चे जुड़े हैं, आज की क्लास का भी रिस्पांस दो मुझे कि फ्रिक्शन का टॉपिक आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल आपको कैसा लगा। ठीक है, क्योंकि अब जो टॉपिक जो मैं कराने वाला हूं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं कंपटीशन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो मैं आपको पीछे क्यों छोड़ूं। ठीक है, तो जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं मैं उनको पीछे क्यों छोड़ूं। मैं बिल्कुल आपको पीछे नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी भी चीज से आपको पीछे नहीं छोड़ूंगा। और ये कंपटीशन का मतलब ये नहीं होता कि आप आईआईटी जेईई नीट क्वालिफाई करके ही बस यही कंपटीशन होता है, नहीं, कंपटीशन ये नहीं होता। कंपटीशन होता है वो जो आपको आपकी लाइफ सिखाता है कि कैसे हम अपनी लाइफ में चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें। दिस इज द कंपटीशन, है ना। कंपटीशन का नाम यहाँ पे जेईई नीट और आईआईटी नहीं है। कंपटीशन का नाम है हमें अपनी लाइफ में कैसे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है। तो इसी के साथ आप आ जाइए चैट बॉक्स में, मेरे को बताइए कि क्लास कैसी थी, और उसके साथ ही फिर हम अपनी क्लास को यहीं पे आज स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, मिलेंगे कल। हरमनप्रीत सिंह, यस सर, ऑल अंडरस्टूड, थैंक यू सर। गुरलीन, इट वाज द वंडरफुल क्लास, एवरीथिंग इज वेल अंडरस्टूड। रविंदर सिंह, क्लास इज अमेजिंग, थैंक यू सर, थैंक यू बेटा। महक, अमेजिंग क्लास, थैंक यू सर, थैंक यू बेटा। नवनीत कौर, इंटरेस्टिंग क्लास सर, थैंक यू बेटा। मनप्रीत कौर, वंडरफुल क्लास सर, थैंक यू। हरलीन, वंडरफुल क्लास, थैंक यू। गुरप्रीत सिंह, अमेजिंग क्लास। विषम, अच्छा ठीक है बेटा, आपकी अटेंडेंस लगा देता हूं मैं। कमलप्रीत, थैंक यू सर, वेरी इंटरेस्टिंग क्लास। निधि, थैंक यू सर। अच्छा, थैंक यू स्टूडेंट्स। रोमिका, थैंक यू सर। थैंक यू स्टूडेंट, आप बच्चे सभी एफर्ट कर रहे हो। विषम, अमेजिंग क्लास सर, ऑल अंडरस्टूड, थैंक यू विषम। नवदीप सिंह, थैंक यू सर। बेटा आप इसी तरह से जुड़े रहिए, आप इसी तरह से मेरे साथ वर्क करते रहिए, मैं आपके लेवल को बहुत अच्छी जगह लेके जाऊंगा। अर्शदीप सिंह, थैंक यू सर फॉर दिस क्लास। रोमिका, ऑल अंडरस्टूड, थैंक यू गाइस, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू बच्चों। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा जुड़े। अमेजिंग क्लास सर। हर्षमान, अच्छा, सुखमन, थैंक यू सर, थैंक यू बेटा। आप इसी तरह से जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि हम एक अच्छे लेवल पे जाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू बच्चों।